सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होमवर्क में क्वेश्चन दिया था परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का। प्रैक्टिस असाइनमेंट कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी थी और कुछ की कम करनी थी। हाँ, कितना है भाई नेट एसेट्स के हिसाब से? 14,11,000। हाँ, पेमेंट क्या क्या करना है? कुछ कुछ बोला ही नहीं है, तो बस इतना ही कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे। हाँ जी। So I hope we are clear about the methods of calculation of purchase consideration. Broadly अपन कह सकते हैं दो तरीके हैं। एक नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हाँ, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। पहले क्या क्या ख़रीदा उसकी जोड़ लगाओ, फिर उसका पेमेंट भी अपने को ही कैलकुलेट करना होता है कि शेयर कितने देने हैं, कैश कितना देना है, एंड सो ऑन। और दूसरा जो है पेमेंट मेथड, उसमें एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करना ही नहीं होता। उसमें क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं बस उसकी जोड़ लगा दीजिए, दैट बिकम्स योर परचेज कंसिडरेशन। हाँ, नेट एसेट मेथड में ये समझ लीजिए, पहले एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके पीसी निकालो, फिर क्या क्या पेमेंट कर रहे हो वो भी कैलकुलेट करो, और ये पेमेंट और ये एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ हमेशा क्या होंगे भाई? पेमेंट की टोटल और एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ की टोटल हमेशा क्या होगी? सेम ही होगी। कारण अपन ने एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ से पीसी निकाला, मान लीजिए 50 लाख देना है। अब पेमेंट चाहे वो कैश में है, चाहे शेयर्स में है, चाहे डिबेंचर्स में है, उसकी टोटल भी हमेशा कितनी होगी? 50 लाख। ओके, सो देयरफॉर नेट एसेट मेथड में अब चाहे आप दिस माइनस दिस कहो, चाहे दिस की टोटल कहो, आंसर सेम होगा। वो अलग बात है, नेट एसेट मेथड में आप कहेंगे इसकी टोटल कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? कि क्वेश्चन कहेगा कि 50 लाख पहले निकालो। हाँ, क्वेश्चन तो यहाँ पे ज़्यादा क्या देगा कि 25% कैश देना है, 75% शेयर्स देना है। पर वो 25 और 75 किसका होगा वो तो अपन निकालेंगे। तो पहले 50 लाख निकाला, फिर उसका 25-75 किया। हाँ, अब वो 25 और 75 वाले अमाउंट की टोटल लगाओगे तो भी 50 लाख आएगा, और एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ तो अपन ने किया ही है। और पेमेंट मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन समझ लीजिए आपको ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता है, नहीं देता है आपको, बस सीधा ये दे देता है ओके कि 12.5 लाख कैश देना है, 37.5 लाख के शेयर्स देने हैं। आप उन दोनों की टोटल लगा देते हैं, दैट बिकम्स द परचेज कंसिडरेशन। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे काम बहुत कम हो जाता है। हाँ, ज़्यादा टाइम यहीं लगता है, इधर वाले में टाइम कम लगता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो नेट एसेट है या पेमेंट है। वो थोड़ा 10 दिन बाद की बात है, 10 दिन तो नहीं, 2 दिन बाद की बात है। ठीक है, लोन हो सकता है, डेटर क्रेडिटर हो सकता है, BR बिल्स पेबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे के पास शेयर्स हो सकते हैं। तो शेयर्स जो एक दूसरे के पास हैं वो CA फाइनल में, वेंडर कंपनी के पास परचेजिंग कंपनी के शेयर्स, परचेजिंग कंपनी के पास वेंडर कंपनी के शेयर्स, दोनों के पास एक दूसरे के शेयर्स, तो वो CA फाइनल। यहाँ पर खाली लोन, डेटर क्रेडिटर, BR बिल्स पेबल कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, PC वाला पार्ट क्लियर। चलिए अब आप इससे थ्योरी पे आइए। हाँ, स्टार्टिंग वाली थ्योरी मीनिंग पढ़ लिया था अपन ने। परचेज कंसिडरेशन, हाँ ये अपन ने छोड़ा था, अब पढ़ते हैं आज इसको। AS 14 डिफाइंस, हाँ मैंने कहा था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है 14, उसने डिफ़ाइन किया है टर्म परचेज कंसिडरेशन। आप कहेंगे हमको मालूम है, PC क्या होता है भाई? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछा है। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा नहीं बोला आपने, हैं जी? भाई P चिदम्बरम भी है, प्रियंका चोपड़ा भी है, ठीक है ना? यहाँ परचेज कंसिडरेशन। हाँ, परचेज कंसिडरेशन इधर आई कैन से एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और आई कैन से टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स। भाई सारे पेमेंट्स की जोड़ भी परचेज कंसिडरेशन है, और जो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ है वो भी परचेज कंसिडरेशन। अब AS 14 ने कौन सी वाली डेफिनेशन ली है देखिए। AS 14 डिफाइंस परचेज कंसिडरेशन एज एग्रीगेट ऑफ शेयर्स, other securities issued, payment made in form of cash or other assets by the purchasing company to the shareholders of vendor company। हमें जान करके परचेजिंग और वेंडर बोला है। ट्रांसफरी कंपनी मतलब खरीदने वाला,
ट्रांसफरर कंपनी बेचने वाला। तो व्हाट इट डिफाइंस इज परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी ने जो भी वेंडर कंपनी को क्या क्या दिया, या तो शेयर्स या सिक्योरिटीज़ या कैश या और भी कोई असेट, कुछ भी दिया हो, जो जो चीज़ें आपने पे करी वो क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। यानी कि उन्होंने डेफिनेशन ये वाली नहीं ली है, उन्होंने डेफिनेशन ये वाली दी है और बात एक ही है। मैंने कहा ना, आप शॉपिंग करके आए, कितने की शॉपिंग करी, या तो आपने जितने जितने पेमेंट किए उनकी जोड़ लगा लो, या जो जो सामान ख़रीदा उसकी जोड़ लगा लो, दोनों की जोड़ तो क्या होगी, सेम ही आएगी। तो AS14 ने डेफिनेशन कौन सी वाली साइड की दी है, पेमेंट वाली साइड की। एग्रीगेट ऑफ टोटल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ जो भी इशू किया, कैश, अदर एसेट्स जो भी दी, किसको दी, थोड़ा पढ़ो वापस, थोड़ा और पढ़ो। शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, अंडरलाइन करो, शेयर होल्डर्स। तो जो भी परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया, चाहे वो कैश दिया, चाहे शेयर्स दिए, चाहे डिबेंचर दिए, चाहे कुछ और दिया, ठीक है, उन सब की टोटल क्या होगी, PC। शेयर होल्डर्स कितनी तरह के होते हैं अपने इंडिया में, दो, एक अच्छे एक खराब, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो आगे देखें, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज अमाउंट पेड टुवर्ड्स equity shareholders and preference shareholders is only considered as part of purchase consideration as per AS14। हाँ, तो वर्ड यूज इज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में दो तरह के हैं। तो आप परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी दिया, हाँ, उसमें दो जने आ गए, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस, तो वो परचेज कंसिडरेशन में आएगा। हैंस इट शुड बी नोटेड, परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड the sum which the transferee company will directly pay to debenture holders or creditors of transferor company। अब सुनो भाई, अपन ने कहा बिजनेस खरीदा, एसेट्स भी ली, लाइबिलिटीज़ भी ली। अब वेंडर कंपनी की लाइबिलिटी ले ली परचेजिंग कंपनी ने, तो उसको चुकाएगा कौन भाई? अगर आपने मेरा बिज़नेस खरीदा, मेरी एसेट्स भी ली, लाइबिलिटीज़ भी ली, अच्छा आप लाइबिलिटी लोगे तो मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों? आप कहेंगे लाइबिलिटी अब हम चुकाएंगे। तो अब आप लेटर ऑन वो लाइबिलिटीज़ में चाहे डिबेंचर्स हैं, चाहे क्रेडिटर्स हैं, चाहे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उसका पेमेंट करोगे, तो पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? कि लाइबिलिटीज़ ली है, तो ऑब्वियसली परचेजिंग कंपनी को पे करना है। तो अब परचेजिंग कंपनी मान लीजिए उन डिबेंचर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, एक्सपेंसेस का जो वेंडर कंपनी से लिए उनका पेमेंट करती है, तो पेमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट करना ही है। वो AS14 के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। PC में कौन से पेमेंट्स इंक्लूड होंगे? जो परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को किया। हाँ, शेयर होल्डर्स को आप कुछ भी दो, आप चाहे उनको इक्विटी शेयर दो, चाहे प्रेफरेंस शेयर दो, चाहे डिबेंचर दो, चाहे कैश दो, चाहे और कोई एसेट दो, सब कुछ आएगा। पर वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और को कुछ भी दो, आपने चाहे क्रेडिटर्स को पे किया वेंडर कंपनी के, चाहे डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चाहे कोई प्रोविजंस, किसी का भी पेमेंट किया परचेजिंग कंपनी ने, अब वो पेमेंट चाहे शेयर्स में किया, चाहे डिबेंचर्स में किया, चाहे कैश में किया, चाहे कुछ भी दिया, वो PC में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये AS14 की डेफिनेशन है। शेयर होल्डर्स को, जो मालिकों को जो पैसा दिया वो परचेज कंसिडरेशन है, दूसरे लोगों को कुछ भी आपने दिया वो PC का पार्ट नहीं होगा। वेरी क्लियर, देने का मना नहीं है। पर अगर मैं ये कहूँ PC डिफ़ाइन करो भाई AS14 के हिसाब से, तो वो कहता है मान लीजिए 10 जनों को पे किया, उसमें से बस 2 जनों के पेमेंट्स आएंगे। कौन से? एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। चलिए जी, अब अपन ने कितने 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन, S Limited is absorbed by P Limited. The draft balance sheet of S Limited is as under। हाँ, तो कौन एब्जॉर्ब हो रहा है भाई? S। तो वेंडर कंपनी हो गई S और P क्या हो गई? परचेजिंग कंपनी। और अब बैलेंस शीट किसकी दी है? S। अच्छा, वही तो चाहिए होती है वेंडर कंपनी की। तो आप कहेंगे परचेजिंग की तो दी नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट नहीं दी हो, ठीक है, 5-6 बार मन से थैंक यू निकलना चाहिए।
रीज़न देखो, दो फायदे। अगर परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट क्वेश्चन नहीं देगा तो अपने जो था ना इशू प्राइस एक शेयर का कितना होगा वो अपने को निकालने का काम दे ही नहीं सकता। फिर क्वेश्चन को आपको इशू प्राइस देनी रहेगी तो अपना काम कम हुआ। और उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा बैलेंस शीट बनाओ परचेजिंग कंपनी की, तो क्वेश्चन में पहले से ही नहीं, इसका मतलब पहले सब कुछ क्या था, ज़ीरो। तो अपन ने जो 6 एंट्रियाँ करी वही बैलेंस शीट बनेगी। पे मान लो परचेजिंग कंपनी नई कंपनी हो, सुनना, तो उसकी पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। उसकी पहले से बैलेंस शीट कुछ भी नहीं। अब आपने अमालगमेशन किया, 6 एंट्रियाँ की, वही क्या हो जाएगी बैलेंस शीट। वो 6 एंट्रीज़ में जो जो डेबिट क्रेडिट हुआ उसी से बैलेंस शीट बननी है। मतलब इजी क्वेश्चन हो जाता है। ओके, और पहले से बैलेंस शीट दी हुई है, मतलब एक तो बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू भी अपने गले डाल सकता है, वो भी आप निकालो। ठीक है, चले जी। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री असेट्स। पी लिमिटेड हैज़ एग्रीड पॉइंट 1 टू इश्यू 9% preference shares of 100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference shares of S। वेंडर कंपनी के 4 प्रेफरेंस शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी कह रही है हम हमारे 3 प्रेफरेंस शेयर देंगे। तो वेंडर कंपनी में कितने प्रेफरेंस शेयर हैं भाई, 2 लाख रुपए के हैं, डिवाइडेड बाई 100 कितने शेयर हुए भाई, भाई 2 लाख रुपीज़ है ना, तो डिवाइडेड बाई 100 का मतलब हुआ 2000 शेयर। हाँ, इंटू 3/4 1500 शेयर्स परचेजिंग कंपनी देगी। हाँ, आप कहीं तो नुकसान हो गया ना, 2000 के बदले में 1500। वो वैल्यू अपने आप कुछ ना कुछ मैच हो रही होगी, नहीं तो कोई तैयार नहीं होता। मान लीजिए आप वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर हो और आपको कह दिया जाए कि नहीं बस इतना ही मिलेगा, तो अगर आपको वाकई में नुकसान हो रहा है तो आप हाँ भरोगे ही नहीं। अच्छा, अमालगमेशन के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, शोल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, इवन क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए। क्रेडिटर्स का मतलब फिनेंशियल ये वो सबका, उसके बाद कोर्ट का सील चाहिए अप्रूव्ड, तब जा कर के अमालगमेशन होता है। और शोल्डर्स भी सिर्फ वेंडर कंपनी के नहीं, परचेजिंग कंपनी के भी। तो दोनों के शोल्डर्स का अप्रूवल, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल, कोर्ट का अप्रूवल, तब कोई ना कोई तो क्या होगा, मना कर ही देगा। आप कहीं पर ये कम में तैयार क्यों हो रहे हैं, वो अपना कोर्स का पार्ट नहीं है भाई। कई लोगों के लिए तो वो है ना, मिला जो ही अच्छा। अच्छा, अपन ने पिछले चैप्टर में देखा ही है कितना खून खराबा हुआ, ठीक है, 10 में से 9 उड़ा दिए। ठीक है, तो देयरफॉर आप 1500 शेयर प्रेफरेंस शेयर दे रही है, चुपचाप दे दो, अपने क्या करना है। ठीक है, अपने को एंट्रियाँ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, टू इश्यू टू डिबेंचर होल्डर्स इन एस। वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को, हाँ, डिबेंचर होल्डर्स का अगर कोई पेमेंट हो रहा है, क्या वो पीसी का पार्ट है, वो नहीं है, पर ठीक है, क्वेश्चन ने दे दिया था कि कोई तो जोड़े कि सबको क्या क्या पैसे दिए, सब जोड़ लगा दो। टू इश्यू टू डिबेंचर होल्डर्स इन एस 8% मॉर्गेज डिबेंचर्स एट ₹96। हाँ, 96 रुपीज़ की इशू प्राइस पे नए डिबेंचर दिए जाएंगे इन ल्यू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी विच आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। हाँ, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। वेंडर कंपनी एस लिमिटेड के डिबेंचर्स कितने के हैं, 2 लाख के। क्वेश्चन कह रहा है इनका रिडम्पशन कितने % प्रीमियम पे करना है, 20%, यानी कि इनको कितना पैसा देना है, 2,40,000। तो अब उनको डिबेंचर होल्डर्स को एग्रीमेंट हो गया है, आपको 2,40,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ, अगर चेक काट के देंगे कितने का देना पड़ेगा, 2,40। उनका हमारे पास चेक वैक नहीं है, हम तो हमारे डिबेंचर दे देंगे। और नया वाला जो डिबेंचर परचेजिंग कंपनी का है वो कितने में दिया जाएगा, 96 रुपीज़ में। तो क्या करूं भाई, डिवाइडेड बाई 96 करके नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकता हूं, 2500 डिबेंचर्स। तो समझिए वेंडर कंपनी में जो 2 लाख के डिबेंचर्स थे उनको परचेजिंग कंपनी का आपको 20% ज़्यादा मिलेगा, 2,40। पर आप कहीं 2,40 की जगह 2500 डिबेंचर, अगर फेस वैल्यू 100 रुपया है तो 2.5 लाख हो गया ना। तो 20% हुआ, 25% हो गया। देखिए, नए डिबेंचर की फेस वैल्यू ज़रूर 2.5 लाख है, पर उनको इशू किस पे किया जा रहा है, डिस्काउंट पे 96। मतलब बाज़ार में उनकी वैल्यू कितनी होगी, 96
बाज़ार में वैल्यू 100 नहीं होगी, मार्केट प्राइस भाई ये समझ लो ना इश्यू प्राइस है। इश्यू प्राइस का मतलब क्या हुआ, अग्रीड वैल्यू। तो अगर परचेजिंग कंपनी अपना डिबेंचर 96 में दे रही है, मतलब एग्रीमेंट यही हुआ, तो क्वाइट पॉसिबल मार्केट में रेट भी कितनी होगी 96। अब उनको 2500 डिबेंचर ज़रूर मिले हैं, फेस वैल्यू ज़रूर 2.5 लाख है, ब्याज ज़रूर 2.5 लाख पे मिलेगा, पर बाज़ार में बेचने जाएंगे तो हो सकता है 96 के हिसाब से बिकेगा, पैसे कितना आएंगे 240। हाँ, ये इस चैप्टर का मोस्ट कॉमनली आस्क्ड पॉइंट रहेगा 10 में से 8 क्वेश्चन में। हाँ, घुमा फिरा के कभी इधर प्रीमियम होगा तो कभी डिस्काउंट होगा, तो कभी यहाँ डिस्काउंट होगा तो प्रीमियम होगा, आपको बस ध्यान से कैलकुलेट करना है। रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो सबसे पहले तो आप कहेंगे 2 लाख के बदले में उनको देना कितना है 240। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्रीड वैल्यू। हाँ, रिडम्पशन वैल्यू कहूँ चाहे एग्रीड वैल्यू कहूँ कि वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट हुआ, आपको 2 लाख की जगह कितना मिल जाएगा 2.5 लाख। अब 2.5 लाख में आपने कह दिया चलो शेयर देने हैं, डिबेंचर देने हैं, तो अगेन कितने शेयर डिबेंचर देने हैं। जब ये एग्रीड वैल्यू है तो ये भी कौन सी होगी, अग्रीड वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन ने दे दिया 96। हाँ, कभी डिस्काउंट हो सकता है, कभी प्रीमियम हो सकता है। यही मान लो क्वेश्चन कह दे डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, 10 रुपये का शेयर 25 रुपये में दिया जाएगा, तो डिवाइड बाई किससे करेंगे 25, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। तो समझिए रिडम्पशन भी प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकता है, नए शेयर डिबेंचर जो दे रहे हैं वो भी प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकते हैं, हर चीज़ अग्रीड वैल्यू पे होगी। मतलब इसकी फेस वैल्यू 2 लाख और इसकी फेस वैल्यू 2.5 लाख का प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं रहा। हाँ, यूज़ कौन से क्वेश्चन में आएगा, एकदम आसान वाला कि 2 लाख के बदले में 2 लाख के ही डिबेंचर देने हैं, फेस वैल्यू, अदरवाइज थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे, कितने पे बात हुई 1500 प्रेफरेंस शेयर। हाँ, इशू प्राइस दी है क्या, नई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर क्या भाव पे इशू करेगी, वो नहीं दिया है तो मैं क्या मानूंगा, पार वैल्यू 100 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख। आप कहिए क्या हो गया, 2 लाख की जगह 1.5 लाख, तो ये भी तो हुआ ना, 2 की जगह 240, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश, 20 रुपया पर शेयर कैश देना है, एंड इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मार्केट वैल्यू 125, इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन एस लिमिटेड। हाँ जी, तो कैश देना है 20 रुपया पर शेयर और शेयर देने 6 देने हर 5 शेयर के बदले में, किसको, इक्विटी शेयर्स को। हाँ, कितने इक्विटी शेयर है भाई, 5000 शेयर हैं, तो कैश कितना देना पड़ेगा 5000 इंटू 20, 1 लाख रुपया। नए शेयर कितने देने पड़ेंगे 5000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 6000 शेयर। हाँ, 100 रुपये वाले, बट मार्केट वैल्यू कितनी है 125। मार्केट वैल्यू का मतलब इशू प्राइस 125 के हिसाब से 6000 इंटू 125, 7,50,000। या रिक्वायर सॉरी टू अज्यूम द लाइबिलिटी टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी भी परचेजिंग कंपनी अज्यूम का मतलब लेगी, मान लेगी मतलब टेक ओवर करेगी, मतलब उसका पेमेंट भी वही करेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए क्वेश्चन है तो सिर्फ पीसी पूछा है, उसमें ये लोग नहीं आएंगे, 2 लोग ही आएंगे, एक प्रेफरेंस और एक इक्विटी। अच्छा, कौन सा मेथड है, नेट एसेट्स है या पेमेंट है। भाई नेट एसेट पेमेंट 2 मेथड है ना अपने पीसी के, कौन सा वाला है। तो देखिए शेयर होल्डर्स को क्या शेयर क्या कैश देना है, सबका फॉर्मूला दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, मतलब इसके लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेथड कौन सा हुआ, पेमेंट मेथड। तो शुरू करो भाई। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ब्रैकेट में पेमेंट मेथड। आप पेमेंट मेथड में आपको क्या करना है, जो जो पेमेंट हो रहे हैं उसकी जोड़ लगानी है, और पेमेंट भी सिर्फ 2 लोगों के, एक प्रेफरेंस होल्डर्स को क्या पे कर रहे हो और एक इक्विटी को। हाँ, दो भले कुछ भी,
आपने प्रेफरेंस होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दिए तो भी चलेगा, इक्विटी शेयर दिए तो भी चलेगा, प्रेफरेंस शेयर दिए तो भी चलेगा, कुछ भी पे करो। हाँ, कल को कोई क्वेश्चन कहते हैं प्रेफरेंस होल्डर को बिल्डिंग दी, मना थोड़ी है, ठीक है, मतलब कुछ भी दो, ठीक है, धक्का भी दो तो भी पीसी में आएगा, पर देना किसको है? प्रेफरेंस और इक्विटी को। बाकी लोगों को आप कुछ भी दे दो, भले कहते हैं ना पूरा दुनिया का धन भी दे दो तो भी वो पीसी में नहीं आएगा, देने का मना किसी को भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो ए पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ प्रेफरेंस होल्डर्स के लिए आप कहेंगे 2000 प्रेफरेंस शेयर थे इंटू 3/4 तो 1500 प्रेफरेंस शेयर्स देने ऑफ 100 ईच एट पार ही है भाई, तो 1.5 लाख हो गया। हाँ जी, इक्विटी होल्डर्स फर्स्ट कैश देना है, तो 5000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹20। हाँ, इनर कॉलम में लिख देता हूँ बोले में एक बार, कितना? 1 लाख रुपया। और उसके बाद में और क्या देना है भाई? इक्विटी शेयर्स देने हैं, 5000 इंटू 6/5 तो 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 125, ये 7.5 लाख रुपए, तो ये हो गया 8.5 लाख रुपए। परचेज कंसिडरेशन हो गया आपका 10 lakhs। बोलो जी, देख लो, बताओ आप। एसेट माइनस लायबिलिटी में किया था या पेमेंट में डिबेंचर होल्डर्स को क्या दिया वो जोड़ा था? तो नेट एसेट में तो डिबेंचर माइनस करने ही पड़ेंगे ना। अपन ने डिबेंचर को इंक्लूड किया तो वो प्लस हुआ माइनस हुआ, इसका मतलब शोल्डर के पैसे निकालने के लिए डिबेंचर को जो देना है वो माइनस किया। कहते कि एसेट है, इसमें से इतना इनको देगा, तो अब पीछे क्या बचा? शोल्डर के लिए कितना पैसा देना है, तो वही तो निकालना है। और मैं आपको बार बार ये तो बोल रहा हूँ कि 2 रास्ते हैं। एएस ने डिफ़ाइन कौन सा किया है? दूसरा वाला, पेमेंट के जोड़ लगाओ। हाँ जी, नोट लगाइए। हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन हो गया 10 लाख। अब नोट लगाइए। अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी, अमाउंट पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू डिबेंचर होल्डर्स and creditors is not included in purchase consideration. The amount paid by purchasing company किसको? To debenture holders and creditors is not included in purchase consideration। वो पीसी में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, आप अपन एक काम करते हैं, ये डिबेंचर होल्डर को जो दे रहे हैं इसका कैलकुलेशन ज़रूर कर लेते हैं। इस सोल्यूशन का तो पार्ट ही नहीं है। हाँ, बट अगर मान लो कंप्लीट क्वेश्चन होगा आगे चल के जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट भी तो निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एंट्री में वो भी काम आएगा भाई, इसकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अपन ये कैलकुलेशन ज़रूर कर लेते हैं। सो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड।
कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, ब्रैकेट में लिख दो, नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। मैंने तो आप एग्ज़ाम के टाइम में फिर मेरे को फ़ोन करोगे कि सर ये क्यों कैलकुलेट किया, तो फिर मैं कहूँगा देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्लास में अपने पास टाइम था इसलिए कर लिया। हाँ देखो, हाँ इसका देखिए मैं आपको एक फॉर्मेट बनवा रहा हूँ जो अपने हर क्वेश्चन में काम आता रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ वेंडर कंपनी, कौन है, एस लिमिटेड है ना, कितने के हैं भाई, 2 लाख। एड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑब्लिक एक और वर्ड यूज हो सकता है, डिस्चार्ज। क्वेश्चन कह सकता है वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को 20% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज मीन्स व्हाट, फ्री करना है भाई, 20% प्रीमियम के साथ आप अपने घर जाओ, मतलब रिडम्पशन का प्रीमियम हुआ तो 20% से कितना हुआ, 40,000। तो इसको इस चैप्टर में अपन क्या बोलेंगे, अग्रीड वैल्यू, कि भाई इनको कितना पेमेंट करना है, 2,40,000। हाँ जैसे अपन एसेट लाइबिलिटीज़ में करते थे ना कि ये आ गया भाई 2,40,000 देना है। अब 2,40,000 में कितने डिबेंचर देने हैं, तो डिबेंचर्स ऑफ किसके, परचेजिंग कंपनी, क्या नाम है, पी लिमिटेड, टू बी इश्यूड। हाँ तो उसका तरीका क्या हो जाएगा भाई, एग्रीड वैल्यू डिवाइडेड बाय किससे करना है, इश्यू प्राइस। तो आप कहेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 96 रुपीज़, तो 2,500 डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड, तो 2,500 डिबेंचर दिए जाएंगे। हाँ यानी कि कैसे हो गया भाई अमाउंट, 2,500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ 96। हाँ अमाउंट वापस वही 2,40 होगा। देखिए मैंने सेम वो नेट एसेट्स में अपन कैलकुलेशन करते थे ना, वैसे ही बना दिया है। वहाँ एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके फिर शेयर निकाल के अमाउंट निकालते थे। यहाँ सिर्फ डिबेंचर का हिसाब है कि डिबेंचर को कितना देना है भाई, 2,40। 2,40 के बदले में डिबेंचर 2,500 दे रहे हैं और उनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 2,40,000, क्योंकि उनकी वैल्यू 96 पर डिबेंचर है। हाँ इसका मतलब इशू इज़ एट डिस्काउंट। हाँ डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी 4th क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, ये भी पीसी कैलकुलेट करने का है। देखिए नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमालगमेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑन 1/4/2023। तो दोनों अमालगमेट होकर के एक नई कंपनी बना रही है। ओके इसका मतलब 2 वेंडर कंपनीज हैं, और 2 वेंडर कंपनी होने का मतलब 2 पीसी निकालने पड़ेंगे, नील का अलग गगन का अलग। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से बड़े हो जाते हैं, 2 वेंडर कंपनी दे करके एक परचेजिंग कंपनी दे दे, तो पीसी आपको एक नहीं 2 निकालने पड़ेंगे। नाउ फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ नील एंड गगन लिमिटेड ऑन March 23। शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, करंट एसेट्स। फॉलोइंग आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एसेट ऑफ नील एंड गगन आर रीवैल्यूड एज अंडर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग। हाँ ये एग्रीड वैल्यू दे दी,
तो आप कहीं पीसी की कैलकुलेशन में ये दो वैल्यूज़ काम आ जाएगी। आप कहेंगे दो की दी है, बाकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए कुछ बोला नहीं है, तो अच्छा है जितना कम बोले बैलेंस शीट वाली वैल्यू काम आ जाएगी। प्रॉफिट्स फॉर प्रीसीडिंग 2 ईयर्स आर गिवन बिलो। पिछले 2 साल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। आप कहें इसका क्या यूज़ है? तो आप लोगों ने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा हुआ ही है, और पीसी में गुडविल भी तो लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है क्वेश्चन कभी गुडविल रेडीमेड दे देगा, कभी कहेगा ये तो आपको आता ही है, खुद ही कैलकुलेट कर लो। कितने मेथड से? 4 मेथड से गुडविल के। पहला एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन, चौथा एन्यूटी मेथड। वही था, 4 ही चल रहे हैं ना अभी भी। वो कैसे निकालते थे? है जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो वो तो कैपिटलाइजेशन मेथड हुआ भाई। हिडन गुडविल कौन सी वाली है भाई? ये तो एसेट माइनस लायबिलिटी। नहीं, हिडन का मतलब हो गया जो बैलेंस शीट में नहीं है वो। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था भाई, वो बताओ ना, कैलकुलेट कैसे करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, हो तो कैपिटलाइजेशन मेथड हुआ। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स अलग कॉन्सेप्ट हो गया। कैपिटलाइजेशन मेथड में व्हाट वी डू इज एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, यू गेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो माइनस करते हैं, यू गेट गुडविल। चलो वापस पढ़ के आ जाना आज। हाँ, परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज एज अंडर पॉइंट 1 issued 24,000 equity shares of 25 each, fully paid up in proportion of their profitability in preceding 2 years। छोड़ो, कोई गुडविल वुडविल नहीं पूछिए। क्वेश्चन ने कहा है पिछले 2 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उस रेशियो में इन दोनों कंपनीज को 24,000 इक्विटी शेयर बांट दो। हाँ, शेयर 24,000 देने हैं। किस रेशियो में देने हैं? 475:525 दे देंगे। सेकेंड, इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, फुली पेड अप एट पार। हाँ, एट पार को अंडरलाइन कर दो। टू प्रोवाइड इनकम। हाँ, प्रेफरेंस शेयर दे दो ताकि उनको इनकम मिलनी शुरू हो जाए। प्रेफरेंस शेयर से इनकम कैसे मिलती है भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अगर मान लीजिए आपको प्रेफरेंस शेयर दिए जाएं तो उससे आपकी इनकम कौन सी चालू हो जाएगी? डिविडेंड वाली। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि परचेजिंग कंपनी अपने 12% प्रेफरेंस शेयर देगी एट पार टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स इन बिजनेस। और वो इनकम कितनी होनी चाहिए कि जितनी नेट एसेट्स है इस बिज़नेस में उसका 8%। मान लो 10 लाख की नेट एसेट है तो उसका 8% कितना हुआ? 80,000। तो अब आप लोगों को 80,000 की इनकम मिलनी शुरू हो जाए, इसके लिए प्रेफरेंस शेयर दिए जाएं। और वो प्रेफरेंस शेयर किस रेट पे दिए जाएंगे? सॉरी, कौन सी इंटरेस्ट वाले दिए जाएंगे? डिविडेंड वाले, 12% वाले। तो मुझे ये बताइए, सपोज़ अगर मेरे बिज़नेस की एसेट 10 लाख है, मुझे 8% रिटर्न मतलब 80,000 का रिटर्न मतलब 80,000 की क्या चाहिए? इनकम। तो इसके लिए प्रेफरेंस शेयर कितने दिए जाएं? 10 लाख रुपए के। हाँ, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, तो कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर दिए जाएं ताकि उसका डिविडेंड किसके बराबर हो जाए? 80,000। मतलब डिबेंच प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 8%, सॉरी इंटू 12% शुड बी इक्वल टू 80,000। तो प्रेफरेंस शेयर कितने दिए जाएं? 80,000 डिवाइडेड बाई 12%। ठीक है, मतलब जो भी है। तो
तो आप कहेंगे 6,66,667 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर दे दो, उस पर 12% ब्याज कितना होगा 80,000, सॉरी डिविडेंड कितना होगा 80,000, और अगर आपके 10 लाख रुपए लगे हुए 8% आपको चाहिए, ये मैच हो जाएगा। मतलब 10 लाख की एसेट के बदले में 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर नहीं देने हैं, कम देने हैं। क्यों कि चाहिए तो सामने वाले को 8 ही, और अपन क्या रेट से दे रहे हैं 12, तो अमाउंट कम हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? So provide income equal to 8% return on net assets in business as on March 23 after revaluation of assets of Neil and Gagan Limited respectively. You are required to compute equity and preference shares to be issued to Neil and Gagan, दोनों को अलग अलग कितना देना है, और उसके बाद परचेज कंसिड्रेशन। हाँ, इक्विटी शेयर तो कितने देने हैं, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कितने 24,000, दोनों को किस रेशियो में बांटना है, नेट प्रॉफिट जो 2 साल का है उसके रेशियो में, तो ये तो आराम हुआ। हाँ, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर निकालने पड़ेंगे अपने को। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की नेट एसेट्स पे कितना रिटर्न चाहिए 8%, और प्रेफरेंस शेयर क्या रेट वाले देने हैं 12%। मतलब नेट एसेट निकालो, इंटू 8% करो, डिवाइड बाई 12% करो, प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाली मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि इक्विटी तो दिया हुआ ही है। तो शुरू करो। कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इश्यूड। कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इश्यूड। क्या नाम है एक का? नील, अच्छा, गगन। दोनों की नेट एसेट्स निकालो भाई। हाँ, नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज, कौन सी वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। हाँ, क्या बात है, कैलकुलेटर पे थोड़ी निकालना है, नोटबुक में लिखना है। एक एक जोड़ बाकी तो दिखानी पड़ेगी ना। एमसीक्यू नहीं है अपना पूरा पेपर, ठीक है। हाँ, प्लांट एंड मशीन नई वाली वैल्यू 525, 675। बिल्डिंग 775, 648। अच्छा, आप लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना भाई? है जी, बता ना भाई, सितंबर में देना है, जनवरी में देना है। वो इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल चॉइसेस दे रखी है ना। अच्छा, आप लोगों के तो अब एग्ज़ाम लेट है, ठीक है, फिर बैच आराम से ही ख़त्म करें फिर। हैं? हाँ, पार्टी दो अब। क्या हुआ, गाड़ी में ही लगा के आ गए या गिर गई? भाई, मोबाइल का कवर ऐसा ले जिसमें चाबी लटकी हुई हो। जी, हैं? क्या वहाँ वो बोल ही नहीं सकते ना मोबाइल तो। हाँ, 8 लाख। हाँ, तो ये हमारी नेट एसेट्स आ गई। हाँ, नाउ रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए भाई? दोनों में 8 ही चाहिए, तो ये हो गया इनकम रिक्वायर्ड। हाँ, कितनी कमाई चाहिए भाई? 920। हाँ, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड
हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या रेट पे दे रहे हैं भाई? तो समझिए, प्रेफरेंस शेयर का 12% ही अमाउंट है, तो दिस डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ जाएगा फेस वैल्यू टू बी इश्यूड। तो इतने प्रेफरेंस शेयर दे दो, उसके 12% का जो डिविडेंड है वो उनके एसेट्स के 8% के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, फिनिश्ड। अच्छा, इक्विटी शेयर्स तो क्वेश्चन ने दिए हुए हैं। हाँ, नीचे फिर भी लिख लीजिए, इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड कितने हैं भाई? 24,000। हाँ, किस रेशियो में? 475:525। तो नील लिमिटेड को 24,000 इंटू 475/1100 और गगन को 12,000। अच्छा, 1000 है, ये लो, ये तो सही है। डन। हाँ, अब प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर। हाँ, इक्विटी शेयर क्या फेस वैल्यू के हैं भाई? 25 रुपये वाले हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पीसी आ जाएगा। तो नेक्स्ट, परचेज कंसिडरेशन नील एंड गगन। तो एक तो हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, ये अपन ने निकाले हुए हैं, कितने के देने हैं? 560,616। इक्विटी शेयर्स, हाँ, 11,400 और 12,600 शेयर एट द रेट ऑफ 25। अमाउंट निकाल लो भाई, 3,15,000। 845,931। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया। डन।
चले। यस, अच्छा एंट्रीज अपन ने, मैंने आपको एक दिन ब्रो आइडिया दिया था ना, 3 एंट्रियों से काम चलेगा। पहला बिजनेस परचेज टू वेंडर, मतलब एक तरह से परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया, फिर उस बिज़नेस में क्या क्या ख़रीदा वो एसेट्स लाइटिस इनकॉर्पोरेट करी, और फिर वेंडर को पेमेंट किया। ओके, तो एक बार थोड़ा सा वापस रिव्यू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट, हाँ, और बैलेंस शीट में सारी एसेट लाइटिस कौन सी वैल्यू पे होगी? चिड़िया हो, तोता हो, है जी, हाँ। तो बैलेंस शीट के अंदर तो कौन सी वैल्यू होगी? बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ख़रीदनी बेचनी सब किस पर है? एग्रीड वैल्यूज़ पे। ओके, तो अगेन टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज लैंड 10 lakhs, बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, स्टॉक 4 लाख, डेटर 15 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5 लाख। कितना हुआ भाई? 30। शेयर कैपिटल 10 lakhs, रिजर्व सरप्लस 8 lakhs, लोन्स 4 लाख, बाकी के क्रेडिटर कर दो 8 lakhs। ठीक है, आप बिज़नेस ख़रीदना है, सब नेगोशिएशन हुआ, आपने कहा ओके लैंड 30 lakhs देंगे, बिल्डिंग का 8 लाख देंगे, प्लांट एंड मशीन का 2 लाख, स्टॉक का 5 लाख, डेटर का 2 लाख, कैश और ये तो 5 लाख है ही। हाँ, कितना हुआ भाई? 52। फिर एक मैटर और आएगा, किसका? गुडविल। हाँ, तो आप कहेंगे चलो गुडविल का वैल्यूएशन कर लो, जो भी 4 मेथड हैं, चारों मेथड से गुडविल सेम ही आती है, तो फिर कौन सा वाला सही है? अंडरस्टैंड, ये वैल्यूएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ सेम वैल्यू आ ही नहीं सकती। अपन ने बात करी थी लैंड, 4 जनों को बुलाओगे अलग अलग भाव आएगा, तो वही गुडविल में भी आप कहेंगे फिर फाइनली एग्री कौन सी होगी? वही एग्रीड वैल्यू। ठीक है, बायर क्या करेगा? वो फॉर्मूला लगाएगा जिससे गुडविल कम आए, सेलर वो लगाएगा जिससे हाईएस्ट आए, फिर दोनों बैठ के क्या करेंगे? फिर से नेगोशिएट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। और एक चीज़ और, ये जो 4 मेथड से गुडविल की वैल्यू आई और फाइनली जो एग्रीड वैल्यू होगी वो कुछ 5वीं हो सकती है। मान लीजिए एक मेथड से गुडविल आई 10 लाख, दूसरे से 12 लाख, एक मेथड से आई 20 लाख, और पता चला फाइनल हुआ 17 लाख। वो तो नेगोशिएशन है ना, किसको कितनी ज़रूरत है, गरज है। भाई बायर को ख़रीदने की जल्दी है तो ज़्यादा पैसे दे देगा, सेलर को बेचने की जल्दी है तो कम पैसे में बिना गुडविल के भी तैयार हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशन पावर एंड द नेसेसिटी टू परचेज और सेल। ठीक है, एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का। इलेक्ट्रिक स्विचेस में एक कंपनी है कॉल्ड एज एंकर, सबने सुना? हु इज़ द ओनर? इंडियन कंपनी है जी। द ओनर एज ऑफ नाउ इज़ पैनासोनिक। ठीक है, अर्लियर इट वॉज अ इंडियन कंपनी परचेज बाय पैनासोनिक, पैनासोनिक जापानीज कंपनी। आप देखना अभी कभी भी एंकर बाय पैनासोनिक। ओके, तो एंकर वांटेड टू सेल देयर बिजनेस। अच्छा, ज़्यादा अच्छा भाव कौन देगा? एग्जिस्टिंग सिमिलर बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर है वो, या कोई नया आदमी? एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो अब उस वक्त पैनासोनिक वॉज नॉट इन इंडिया इन दिस सेगमेंट। देखिए, आप कहेंगे दूसरे सेगमेंट्स में भले होगा, मान लो टीवी बेच रहा होगा, एसी बेच रहा होगा, पर स्विच गियर्स में पैनासोनिक वॉज नॉट इन इंडिया। तो एंकर वांटेड टू सेल देयर बिजनेस, तो सबसे ज़्यादा नेगोशिएशन गुडविल का ही होता है भाई। बाकी एसेट्स में तो अब क्या होगा, बिल्डिंग किसी ने 5 लाख बोला, किसी ने 7 लाख बोला, नेगोशिएशन का ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट गुडविल का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। तो
उसको जो गुडविल का वैल्यूएशन मिल रहा था वो 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में मिल रहा था। हाँ, कहीं बहुत फ़र्क है। पैनासोनिक को भी पता चला एंकर बिक रहा है। अच्छा, उस वक्त इंडिया में उसका प्रेजेंस नहीं था। अब सुनना, पैनासोनिक ने कहा अपन अब नया शुरू करेंगे। हाँ, नाम से अपना भी बिकना शुरू हो जाएगा, बट क्या होगा, पैन इंडिया सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स का नेटवर्क सेट करो, फिर उनको माल भेजो एंड ऑल दैट। इट विल रिक्वायर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स ऑफ एफर्ट्स। इस कंपनी को टेक ओवर करते ही क्या होगा, इसके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीलर्स फ्रेंचाइजीज नेटवर्क्स हैं वो सीधे अपने एक्सेस मिल जाएगा और अपना काम पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। इट पेड 950 करोड़ फॉर गुडविल। अब कहाँ 50-100 करोड़ और कहाँ 950 करोड़, क्योंकि उनको लगा इतना फ़ायदा। अच्छा, फॉरेन कंपनियों को लगता है क्या है, बस 1000 करोड़ ही तो मांग रहा है, डिवाइडेड बाय डॉलर करके उनको लगता है तो कम ही है, दे दो, खरीद लो। तो अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन डिफरेंसेस। ओके, तो अपन गुडविल सोचते कुछ, अपन कहेंगे हाँ सुपर प्रॉफिट इंटू 5 ईयर्स, वो पता चला इंटू 50 ईयर्स दे रहा है। ठीक है, तो देयर फोर अब वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। तो अब हर चीज़ में वैल्यूएशन गेम है, बस एक यही है जो बेचारे में कोई झगड़ा नहीं है, कैश एंड, बस ये ज़रूर आप कहेंगे भाई वेरीफाई करा दे बैंक बैलेंस जो लिखा हो एक्चुअल में है कि नहीं है। ओके, तो सपोज गुडविल, हाँ बुक्स में 0, भले ही 0 हो और बुक्स में भले ही 10 लाख हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपने इसका भी फाइनलाइजेशन किया कि चलो 10 लाख गुडविल का बनता है। हाँ, कितनी आई भाई, 62 माइनस, हाँ जी, परचेज कंसिडरेशन 50 लाख रुपए। ओके, अब परचेजिंग कंपनी में एंट्री, तो आप कहेंगे बस एंट्री का क्या है, पहली एंट्री कौन सी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। अच्छा, अब वेंडर कंपनी का क्या होगा भाई आगे चल के, वाइंडिंग अप लिक्विडेशन। और कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन होना है, वाइंडिंग अप होना है, डिसोल्यूशन होना है, तो एक जने को अपॉइंट करना पड़ता है, लिक्विडेटर। तो वेंडर कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा। और अब परचेजिंग कंपनी ये सारा पैसा किसको पकड़ाएगी, वेंडर कंपनी को, मतलब उसके लिक्विडेटर को। तो यहाँ थोड़ा सा नाम अपन बड़ा कर देते हैं, टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। कितने रुपए देने हैं भाई, 50 लाख। आप कहेंगे क्यों देने हैं 50 लाख, ऐसा क्या किया कि ये सब लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली ये सारी एंट्रीज़ करना शुरू करूँगा। क्या, लैंड अकाउंट डेबिट 30 lakhs, बिल्डिंग 8 lakhs, प्लांट एंड मशीन 2 lakhs, स्टॉक 5 lakh, डेटर्स 2 lakh, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 lakh, गुडविल 10 lakhs, टू लोन, टू क्रेडिटर्स कितना 4 and 8, एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट 50। तो ये अकाउंट वापस से क्या हो जाएगा, क्लोज। बस ये सेकेंड एंट्री हुई। और फिर लास्ट एंट्री आप कहेंगे इनको पेमेंट कर दो, तो एंट्री लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट। अब आपने कहा क्या देना है, पता चला कि 20% कैश देना है। 20% मतलब 10 लाख रुपया, वो भी तो होगा ना आगे का पार्ट, ये तो अपन ने यहीं तक की जोड़ लगाई। फिर आगे आएगा कैश कितना देना है 10 लाख, शेयर कितने देने हैं 40 लाख, और परचेजिंग कंपनी ने कहा हम हमारा एक शेयर 25 रुपये में देंगे। तो कितने शेयर देने पड़ेंगे भाई, 1,60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 25। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 16 लाख रुपए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 15 रुपये के हिसाब से बराबर 1,60,000 शेयर्स का 10 रुपया कैपिटल, 15 रुपया प्रीमियम। ये 3 एंट्रियाँ इस चैप्टर की है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एंट्रियाँ और आ जाएगी, वो बोरोड इधर उधर से मांगी हुई। हाँ, अंडरस्टूड, क्लियर। अब क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती है, तो आपने कहा साहब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, क्या क्या था, डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये सब अपन ने एग्रीड वैल्यूज़ पे लिख ली और ये काम हो गया।
अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैंने पीसी कौन से मेथड से निकाला? नेट एसेट्स। आपने कहा एसेट लायबिलिटीज कितने की ली, उसके हिसाब से ये सब अमाउंट निकला, उतना ही पेमेंट हुआ। हाँ, अपने आप ये वाली एंट्री मैच हो रही है, सब कुछ डन। हाँ, दूसरा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कौन सा होता है? पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या होगा? आपको ये दे दिया जाएगा कि 10 लाख कैश देना है, इतने शेयर देने हैं ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 25। आप कहीं ओके डन, अमाउंट निकाल लेंगे। 10 लाख प्लस देश कितना हुआ भाई? 50 लाख। हाँ, क्वेश्चन ये सब डिटेल नहीं देगा। हाँ, पर आप 10 लाख प्लस 40 लाख 50 लाख रुपया निकाल लेंगे। हाँ, समझिए, पेमेंट मेथड में क्वेश्चन क्या कहेगा? कैश 10 लाख देना है और 1,60,000 शेयर देने हैं ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 25। तो आप कहेंगे ओके, कितना हो गया? 40 लाख प्लस देश, ये हो गया 50 लाख। ठीक है, आपने कहा 50 लाख देना है। आप कहेंगे ठीक है, पहली एंट्री 50 लाख, दूसरी एंट्री आप कहेंगे तो बताया ही नहीं कौन कौन सी चीज़ किस पे ली, तो मैं क्या करूँगा? नहीं, लिया क्या है वो भी नहीं बोला, कितने पे लिया है वो भी नहीं बोला। अरे ये किसने चालू कर दिया? हाँ जी, तो व्हाट आई विल अज्यूम, क्या लिया है, कितने पे लिया है। बताया था ना भाई, अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी है तो बुक वैल्यू, और क्या लिया है क्या नहीं दिया है तो सब कुछ। तो आप कहीं आने दो। बस प्रॉब्लम ये है कि ये वाली वैल्यूज़ अब मेरे पास में नहीं है। 50 लाख रुपया क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन ने नहीं बोला है। आना, कोई बात नहीं, नहीं बोला है तो हम काम चला लेंगे। बोले भाई, लैंड कितना? 10 lakhs, बिल्डिंग, मशीन 0, 4, 8, ये तो 50 रहेगा। पैसे जो देने हैं वो तो दिया हुआ ही है, ये नहीं, ये भी नहीं दिया हुआ है। आपने कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, या तो ये देगा या ये देगा। हाँ, आप कहीं एंट्री मिल ही नहीं रही है। हाँ जी, तो आप समझिए, आप कहेंगे कि ये अमाउंट तो मैच ही नहीं हो रहा, देयर इज अ डिफरेंस। कितने का? निकाल लो भाई, कितने का डिफरेंस है? 32 lakhs, 32 लाख का फ़र्क आ रहा है। डेबिट कम आ रही है 32 लाख से, तो आप कहेंगे 32 लाख कुछ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री मैच नहीं हो रही है। अच्छा, पेमेंट तो 50 करना है, क्वेश्चन ने कह दिया, और आप कह रहे हैं मैं जोड़ बाकी कर रहा हूँ, 50 आ ही नहीं रहा है। देखिए, अगर अपन बैलेंस शीट वैल्यू से टोटल लगाएंगे तो 30 माइनस 12, अपने हिसाब से पैसा कितना देना चाहिए? 18 लाख, और पेमेंट कितना हो रहा है? 50 लाख। आप कहेंगे इतना ज़्यादा पेमेंट किस चीज़ का हो रहा है, डिफरेंस किसका है? और कुछ नहीं, तो फिर एक ही इलाज है, कौन? गुडविल। तो मैं मान लूँगा गुडविल इज बैलेंसिंग फिगर कितना? 32 lakhs। हाँ, तो ये प्रॉब्लम कौन से क्वेश्चंस में होगी बैलेंसिंग फिगर वाली? पेमेंट मेथड वाले में। नेट एसेट में तो क्वेश्चन आपको गुडविल की वैल्यू देगा, तभी अपन जोड़ लगा पाएंगे। पर पेमेंट मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन छोटा होता है, आपको बस ये डिटेल दे दी, आपने एंट्री की, मिला नहीं, इट गोज़ टू गुडविल। अब और थोड़ा सा सुन लो, क्वेश्चन ने ये दिया है, ये 30 लाख पे लिया, ये 8 पे लिया, ये 2 पे लिया, इनके बारे में कुछ नहीं कहा। तो आप कहेंगे चलो एंट्री शुरू करो। फिर से अब आप ये एंट्री शुरू करेंगे तो आप कहेंगे ओके, लैंड कितने पे लेना है? 30, बिल्डिंग कितने पे लेना है? 8, प्लान एंड मशीन 2, हाँ, स्टॉक 4 पे ले लेंगे, डेटर्स 3 पे ले लेंगे, ये 5 पे ले लेंगे, ये 4 और 8 लिखना ही है। अगेन आप कहेंगे एंट्री तो मिल नहीं रही, मतलब कुछ की वैल्यू दे दी। हाँ, पेमेंट मेथड ही है, हाँ, नेट एसेट नहीं है। मेथड 50 लाख ही है, पेमेंट 50 लाख करना है। आप कहेंगे फिर से फ़र्क आ रहा है, 10 लाख ही आ रहा है इस बार, तो गुडविल 10 लाख हो जाएगी। हाँ, वो कोइंसिडेंटली फिगर सेम आ गया होगा, कारण ये 5 का 4 हुआ, नहीं 2 का 3 हुआ। एक मिनट सुनो, रुको, गलत है ना, ये 3 लिखना है। हाँ, सही है भाई, वो कोइंसिडेंटली पहले एग्रीड वैल्यूज़ ये ली थी, बुक वैल्यू ये है, इसलिए 10 का 10 रह गया। ओके, तो आप समझिए, अगर क्वेश्चन पार्शली कुछ एसेट्स की वैल्यू दे दे, कुछ की नहीं दे, तो जिनकी एग्रीड वैल्यू दी एग्रीड लिख ली, जिनकी नहीं दी है बुक वैल्यू लिख ली। और अगर पेमेंट मेथड है
तो फिर गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर चलता जाएगा। अब एक रिवर्स प्रॉब्लम, आपने कहा मेरे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में नहीं क्रेडिट में आ रहा है, तो बैड विल अपनी नहीं सामने वाले की। मतलब ऐसे समझ लो, ये एसेट्स माइनस लायबिलिटी 18 लाख की है, आपने कहा बिजनेस 15 लाख में खरीदा, आपने ये तो बहुत बढ़िया बार्गेन परचेस, 18 लाख का माल कितने मिल गया, 15 में, 3 लाख का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हुआ तो बिज़नेस खरीदने का फ़ायदा हुआ, इसलिए कैपिटल नेचर का है, कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट आ रहा है गुडविल, क्रेडिट आ रहा है कैपिटल रिजर्व। अब सबसे खास बात सुनिए, ये बैलेंसिंग फिगर आने का रीज़न क्या है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ गुडविल कोई बैलेंसिंग फिगर होती है क्या? अगर बैलेंसिंग फिगर ही होनी होती तो क्यों 4 मेथड पढ़े? उस चैप्टर में आता गुडविल, बैलेंसिंग फिगर, अगला चैप्टर। ओके, तो अंडरस्टैंड वी हैव डिफरेंट मेथड, मतलब रियलिटी में तो गुडविल का कैलकुलेशन ही होता है, बट क्वेश्चन क्योंकि आपको नेट एसेट्स मेथड का होता है तो उसमें ये डिटेल क्वेश्चन क्या करता है, छुपा देता है, आपको बस फटाफट काम करवाना है तो अपने बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आने का रीज़न है मिसिंग इन्फॉर्मेशन। आप सुनना ध्यान से, आज तक ऐसा हुआ नहीं बट अपने क्वेश्चंस में कभी कभी होगा। पता चला गुडविल की वैल्यू दे दी 10 लाख है, ठीक है, हाँ सुनना, ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन ने दे दिया ये तो 5 पे लेना है, डेटर का दे दिया कि ये 2 लाख पे लेना है, स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं कितने पे लेना है। समझ लो भाई 7-8 एसेट में से एक को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू दे दी है जी, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी है वो बैलेंसिंग फिगर होगा। भाई 99% तो गुडविल की वैल्यू नहीं देगा, वो बैलेंसिंग फिगर। और अब आपको 10 में से 8 की वैल्यू दे दी, 9 की वैल्यू दे दी, एक की नहीं दी, वो एक 99% टाइम गुडविल का ही होगा, पर किसी क्वेश्चन में गुडविल दे दिया और मान लो लैंड की वैल्यू नहीं दी, तो बैलेंसिंग फिगर फिर क्या हो जाएगा, लैंड। ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में रेडी रहना है। मतलब लॉजिकली व्हाट आई वांट टू से इज इट्स नॉट गुडविल इज बैलेंसिंग फिगर इन रियल लाइफ, बैलेंसिंग फिगर इज़ ओनली इन स्टूडेंट लाइफ बिकॉज ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और कोई भी हो सकता है जिसकी वैल्यू नहीं दी है वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब आप कहेंगे यहाँ तो 4 की वैल्यू नहीं दी थी, फिर चारों बैलेंसिंग फिगर होने चाहिए ना, तो बाकी सबको तो मैं क्या मान लूँगा, सेम एज बुक वैल्यू, नंबर किसका लगाऊंगा, गुडविल का। पर गुडविल की दे दे और एक की वैल्यू नहीं दे तो जिसकी नहीं दी है वो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब थ्योरी पे आइए। जैसे अपन ने एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन किया ना, पीसी कितना आया, 8,45,000। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की एंट्री करूं एसेट्स लायबिलिटीज़ वाली, हाँ कौन सा वाला है, 4th क्वेश्चन, तो आप उसमें लिखोगे प्लांट एंड मशीन। जैसे सिर्फ एक नील लिमिटेड की बात करें, प्लांट एंड मशीन कितने था, एग्रीड वैल्यू 525, बिल्डिंग 725, 775, करंट एसेट 163,500, टू करंट लाइबिलिटीज़ 623,500। हाँ, ये दोनों किस पे ले लिए अपन ने, बुक वैल्यू पे, बाकी 2 किस पे ले लिए, एग्रीड वैल्यू पे। टू बिजनेस परचेज अकाउंट 845। देखो अब इसमें कितने का फ़र्क आ रहा है, सिर्फ 5,000 का फ़र्क आ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में। भाई जिधर आ रहा है मेरे को क्या मालूम, डेबिट कम है कि क्रेडिट कम है, डेबिट कम है 5,000। आप कहेंगे क्या करूं, गुडविल। रीज़न यहाँ पे भी नेट एसेट नहीं था, पेमेंट था, शेयर इतने ही देने, आपने कहाँ से निकाल लेंगे, मेरी मर्जी, क्वेश्चन ने कह दिया इतने देने हैं, तब मैंने उतने दिए। हाँ कहीं नेट एसेट किया था ना, इसमें एसेट माइनस लायबिलिटी किया ज़रूर था, पर क्या प्रेफरेंस शेयर नेट एसेट के बराबर दिए क्या, नेट एसेट थी तो कितनी आपकी, नील लिमिटेड की, देखो सॉल्यूशन में 8,40,000। अच्छा आप देख लो, 840 की जगह 845 दे रहे हैं, हुआ। नेट एसेट 840 की थी, पर पैसा कितना दे रहे हो, 845, 5,000 ज़्यादा दे रहे हो, गुडविल। अच्छा हुआ क्यों, कि आपने 840 के बदले प्रेफरेंस शेयर तो कम के दिए हैं ना, तो ऑब्वियसली एंट्री में फ़र्क तो आना ही है, तो वो डिफरेंस क्या हो गया भाई, गुडविल। तो हर क्वेश्चन में गुडविल बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा,
जो क्वेश्चन नेट एसेट्स वाला होगा उसमें तो गुडविल जो एग्रीड वैल्यू है वही आएगी, पर जो क्वेश्चन पेमेंट मेथड वाले होंगे उसमें पता नहीं क्यों इतना पैसा दे रहे हैं, तो अपनी नेट एसेट्स और पेमेंट का डिफरेंस जो है, डेबिट कम है तो गुडविल, क्रेडिट कम है तो कैपिटल रिजर्व। सेकंड कंपनी में क्या थी नेट एसेट इस एग्जांपल में? 9,24,000 और पैसा कितना दे रहे हैं? 931। अगेन आप एंट्री करोगे तो 7,000 रुपये का क्या आ जाएगा? गुडविल। यस, अंडरस्टूड? कोई डाउट्स किसी को? अब ये एएस कहता है अमालगमेशन दो तरह के होते हैं। हाँ, रियल लाइफ में लॉ के हिसाब से अमालगमेशन एक ही तरह का होता है कि वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेजिंग कंपनी में गया। ये एएस कहता है, एएस 14 के हिसाब से एंट्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो तरह के एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, और इसके लिए हमने अमालगमेशन को दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। पहला है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या है वो बी वेरी क्लियर, वो लॉ के हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ने बनाया है। आप कहें उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा ये है कि सेकेंड एंट्री जो है वो मर्जर में थोड़ी अलग तरह से होती है, जो भी आपको बतानी है, और परचेज़ में अलग तरह से होती है। ये समझ लो, अभी जो अपन ने बात करी है वो परचेज़ मेथड वाली बात करी है। मर्जर के हिसाब से इस एंट्री को चेंज करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, और रियल लाइफ में 95% ऑफ अमालगमेशंस आर इन नेचर ऑफ मर्जर, हार्डली 5% इन नेचर ऑफ परचेज। एग्ज़ाम में 95% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन परचेज वाला आएगा, 5% चांसेस मर्जर वाला आएगा। इंस्टीट्यूट कहती है मर्जर की प्रैक्टिस तो बाद में भी हो जाएगी, अभी क्या कर लो, परचेज से कर लो। हाँ, और मर्जर का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, वाई 95% ऑफ द अमालगमेशंस आर इन नेचर ऑफ मर्जर? तो देखिए थ्योरी निकालिए भाई। अपनी क्लास कितने बजे तक है? 10:45 ना, इनफ टाइम। हाँ, फटाफट निकालो भाई। टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, तो इट सेज AS14 क्लासिफाइज अमालगमेशंस इनटू कैटेगरीज। पहला मर्जर, दूसरा परचेज। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर्स क्या लिखा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग 5 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो अगर आप ये कहते हो कि हमारा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, तो इंस्टीट्यूट ने कहा ये 5 कंडीशंस हैं, अगर ये पांचों फुलफिल होती हो तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे मर्जर का, और मर्जर का सर्टिफिकेट देते ही इस एंट्री, एक बेनिफिशियल एंट्री, ठीक है, जिसमें परचेजिंग कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है, वो करने का मौका मिलेगा, और नहीं तो फिर ये वाली एंट्री है ही। अब क्या है 5 कंडीशन? पहली, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ वेंडर कंपनी आर ट्रांसफर्ड टू परचेजिंग कंपनी। मतलब सारी एसेट लाइबिलिटीज़ जानी चाहिए। आप कहेंगे इस क्वेश्चन में जा रही थी क्या? मेरे इस एग्जांपल में जा रही थी। मतलब कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है। अच्छा, परसों तो अपन ने बात करी थी, ज़रूरी थोड़ी सब खरीदना, आपकी इच्छा हो जो खरीदो। अब आपने कहा एक काम करो, डेटर रहने दो, मेरे को नहीं चाहिए, फिर वो मर्जर नहीं क्या हो जाएगा? परचेज। आपने कैश और बैंक का क्या लेना है, ये अपने पास ही रखो ना, फिर वापस हमको कैश देना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? परचेज। एक बार लो फिर वापस भले ही बेच दो, ठीक है, पर सब कुछ लेना ज़रूरी है। मतलब वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट की सारी एसेट लाइबिलिटीज़ परचेजिंग कंपनी में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं कुछ एसेट्स खरीद ली कुछ दूसरों को बेच दी, वो नहीं। मतलब लॉजिकली क्या हुआ, सारा का सारा बिजनेस एज इट इज़ परचेजिंग कंपनी में शिफ्ट होना चाहिए, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। भले ही परचेजिंग कंपनी कह दे हमको इस बिल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी आपको मर्जर का फ़ायदा लेना है तो सब खरीदना पड़ेगा। आप कहीं पर ज़रूरत नहीं है बाद में बेच दो ना भाई, एक बार सब ले लो। फिर देखो, अगर मैं बिल्डिंग नहीं लूँ उतना पैसा कम दूंगा, ठीक है। अब मैं बिल्डिंग ले लूँ, पैसा थोड़ा ज़्यादा दूंगा, हटा उस बिल्डिंग को क्या करो, बेच दो। मतलब क्या करना है, थोड़ा सा आपको लॉ को क्या करना है, घुमाना है, तो आपके फेवर में हो जाएगा। आप कहेंगे ऐसा रखा क्यों है? इनकम टैक्स में भी कुछ पड़ा होगा, कैपिटल गेन में, ट्रांसफर्स नॉट ट्रेड एज ट्रांसफ़र, अमालगमेशन में उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है ना।
तो अब कैपिटल गेन बचाना है, ठीक है, तो इसलिए सब एसेट्स लाइबिलिटीज़ को क्या करो, उधर धक्का दो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। आप उस ट्रांसफरर कंपनी की एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब वही बुक वैल्यू रखनी है, एक्सेप्ट व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। हाँ, अब क्या कह रहा है कि आपने ये बिज़नेस में सब कुछ खरीदना है, और जब इधर एंट्री करोगे आप इन एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करोगे, एक्सेप्ट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कि इसका स्टॉक फीफो पे वैल्यूड था, परचेजिंग कंपनी कहते हैं हम तो वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं, तो वो स्टॉक आप चेंज करके लिख सकते हो, पर ये नहीं कि नहीं सब वैल्यू चेंज करके लिखेंगे, मतलब पुरानी वैल्यूज़ को एज इट इज़ क्या करना है, इधर वापस से लिखना है। आगे क्या लिखा है, 10 एसेट लाइबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी विल बी रिकॉर्डेड दैट इज़ एंटर्ड एट सेम बुक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है। तो सेम वैल्यू पे ही परचेजिंग कंपनी में क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, वैल्यू चेंज करना अलाउड नहीं है। हाँ, अपन ने तो क्या किया, चेंज करी, ये कह रहा है नहीं चेंज नहीं करना है, पुरानी वैल्यू पे ही आने दो, तो आप कहें ठीक है भाई पुरानी वैल्यू पे लिख देंगे। हाँ, डज इट मीन्स पैसे भी कम देने हैं? पैसे 50 लाख ही देने पड़ेंगे, या फिर बुक वैल्यू के हिसाब से पीसी निकलेगा मर्जर में, भाई 30 माइनस 12 18 लाख रुपया। आवेन्यू सेज अगर मर्जर है तो क्योंकि क्वेश्चन ने सॉरी एएस ने लिखा है बुक वैल्यू, तो परचेज कंसिडरेशन 18 लाख हो जाएगा। नहीं तो फिर पैसे भी तो उतने ही देंगे ना, पैसे 50 लाख देने पड़ेंगे, आने से पैसे तो 50 ही देने पड़ेंगे, एंट्री भले ही बुक वैल्यू पे करो, है जी, पैसे 50 देने पड़ेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे हंसने से नहीं, जवाब देने से काम होगा भाई, सोच लो भाई क्या हो गया अभी, अपने 50 लाख लगने हैं, 18 लाख लगने हैं, क्यों? बुक वैल्यू तो 18 लाख ही है, पर यहाँ लिखा हुआ है ना इट शुड बी टेकन ओवर इनकॉर्पोरेटेड बुक वैल्यू। देखिए सुनिए, वेंडर कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, समझ लो आप लोग वेंडर कंपनी वाले हो, और मैंने कहा मेथड कौन सा है, मर्जर, सब कुछ बुक वैल्यू पे लेना है, इसलिए आपको देना भी बुक वैल्यू पे है, और एक और ख़रीदार तैयार है कि मैं एग्रीड वैल्यू पे लेने को तैयार हूँ। सबसे पहले बिज़नेस किसको बेचोगे, 18 वाले को या 50 वाले को? ऑब्वियसली वेंडर कंपनी वाले तैयार होंगे क्या, नहीं 18 लाख ही ले लेना, मतलब अंडरस्टैंड, मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट इन्फ्लुएंस योर सेलिंग प्राइस, फिर तो मेरा जैसा पहुंच जाए। मेरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ज़ीरो वैल्यू, मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ ज़ीरो पे लिखता हूँ, ठीक है, ज़ीरो पे ही दे दो, तो मेरे एंट्री मैं किस वैल्यू पे करता हूँ उससे आपकी सेलिंग प्राइस चेंज होने वाली नहीं है। और सपोज इट इज़ अ रिवर्स केस, बुक वैल्यू 18 लाख, एक्चुअल वैल्यू 10 लाख, हाँ अब मैं दूंगा क्या 18 लाख? आप कहेंगे नहीं नहीं आ जाओ बुक वैल्यू पे अब, ठीक है, उस वक्त सेलर कहेगा हाँ बुक वैल्यू बढ़िया है सब, आप उस पर लिख रहे हो पैसा भी 18 लाख दे दो, मैं नहीं देने वाला हूँ। ऑब्वियसली ख़रीदना तो एग्रीड वैल्यू पे ही पड़ेगा, पर एंट्री जो है वो बुक वैल्यू पे करनी है। मतलब ये सीए का रोल आया कि किस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ख़रीदा कितने पे, 50 लाख पे, दिखाएंगे कितना, 18 लाख, तो आप कहेंगे फिर एंट्री कैसे मिलेगी? वो एंट्री मिलाएंगे, ठीक है। पहले भी तो मिला ही रहे थे, बैलेंसिंग फिगर किधर टिका रहे थे, गुडविल अभी भी किधर न किधर डालेंगे, ठीक है। हाँ, भले ही नेट एसेट मेथड है, सुनना खास बात, आपने कहा नेट एसेट मेथड है, जोड़ बाकी करके 50 लाख पे पहुँचे, 50 लाख देना है, फाइनल हुआ, फिर एंट्री करने का जब टाइम आया आपने कहा ये सब भूल जाओ, एंट्री करते हो किस पे करो, इस पे। मतलब ख़रीदा भले ही आपने बिल्डिंग को 30 लाख पे है, पर बुक्स में 10 लाख ही लिखेंगे। ऐसा क्यों है वो आगे चल के समझ में आएगा, बट दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट।
थर्ड, shareholders holding at least 90% of equity share capital of vendor company should become equity holders of purchasing company. वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनके पास क्या है, एटलीस्ट 90% शेयर कैपिटल है, ध्यान से समझना, 90% शेयर होल्डर्स की बात नहीं हो रही है, 90% कैपिटल जिसके पास है उन शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। तो सपोज़ किसी कंपनी में प्रमोटर के पास 70% है, एक दूसरे के पास 20% है, बाकी 10% पब्लिक एट लार्ज के पास है। तो अपन पब्लिक एट लार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, अपन वो 2 जनों की बात कर रहे हैं जिनके पास कितना है, 90% स्टेक। तो अब इन 2 जनों को परचेजिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनाना है। हाँ, वर्ड यूज इज अंडरलाइन करना, एटलीस्ट। अब आप कहेंगे बाकी को फिर धक्का दे दें, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, वो नहीं है, वो भी तैयार हैं, उनको भी बना सकते हो। आपने कहा फिर 100 ही लिखते हैं ना भाई, सबको शेयर होल्डर बनाना। आप कहेंगे शेयर होल्डर कैसे बनेंगे वो? देखिए, वेंडर कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरा बिज़नेस परचेजिंग कंपनी ने ख़रीदा और परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स दिए, तो मुझे अब वेंडर कंपनी के शेयर के बदले में क्या मिल जाएंगे, परचेजिंग कंपनी के शेयर। तो ऑटोमेटिकली आई बिकम शेयर होल्डर ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ, परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट शेयर्स में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी ने बिज़नेस खरीदा 50 लाख और एक चेक काट दिया 50 लाख का, तो क्या होगा? मैं वेंडर कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मुझे क्या मिलेगा, कैश। मतलब मैं परचेजिंग कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बनूंगा, तो फिर ये मर्जर नहीं क्या हो जाएगा, परचेज। देखिए, एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो मर्जर की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परचेज। तो अगर मर्जर करवाना है तो परचेजिंग कंपनी को परचेज कंसिडरेशन में वेंडर कंपनी के इक्विटी होल्डर को क्या पकड़ाने होंगे, शेयर्स। हाँ, एटलीस्ट 90 है, सभी लोगों को शेयर दो मना नहीं है, पर कम से कम 90 को देना पड़ेगा। आपने कहा ऐसा क्यों रखा, सभी के लिए कर देते ना। सपोज़ अमालगमेशन में एक होता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, वो शेयर होल्डर्स जिनको अमालगमेशन स्कीम नहीं समझ में आई, वो कोर्ट में चले जाएंगे कि नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो ये गलत है, बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। तो कोर्ट क्या करता है, कहता है ठीक है, काम करो, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको पैसा दो और घर भेजो। अब वो मान लीजिए यहाँ 100% लिख देते, ठीक है, फिर कई जनों को तो बिज़नेस ही मिल जाता कि कोई भी अमालगमेशन हो, हाथ खड़ा कर दो कि आई डोंट एग्री, भाई एक शेयर खरीदो, हाथ खड़ा कर दो। अब देख लो मर्जर की जगह कहाँ पहुँच जाओगे, परचेज। हाथ नीचे करवाना है, 10 लाख दो, ठीक है। हाँ, रीज़न, मर्जर की अकाउंटिंग परचेजिंग कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए हर कंपनी चाहेगी मर्जर का बेनिफिट मिले। वो कैसे बताएंगे अपन। तो इसलिए 90% एटलीस्ट, सभी लोग तैयार हैं, सबको शेयर दे दो। अब शेयर कितने देने हैं, तो आप कहेंगे ओके 50 लाख का है, सपोज़ 20% कैश दे दिया 10, बाकी का 40 लाख शेयर्स, तो हर एक को क्या होगा, 80% शेयर्स में मिल जाएगा और 20% कैश में। तो आपने कहा सबको शेयर तो दे ही रहे हैं। चौथी कंडीशन, परचेज कंसिडरेशन फॉर सच एसेंटिंग शेयरहोल्डर्स, वो जो शेयरहोल्डर तैयार हैं, देखिए जो मना कर रहे हैं उनको आप कुछ भी दो, पर जो तैयार हैं उनको जो है शुड बी सेटिस्फाइड, अंडरलाइन करना, फुल्ली। और यार ये इन और फॉर्म अलग अलग है, इन फॉर्म हो गया है, ठीक है। शुड बी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, फ्रैक्शन में बी पेड इन कैश, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए जो शेयर होल्डर तैयार हैं, आप सुनना भाई, उनका परचेज कंसिडरेशन का 100% पेमेंट शेयर्स के बदले में शेयर, उनको कोई कैश वैश नहीं देना है। फ्रैक्शन आ जाए अलग बात है। इसका मतलब अगर आपने ये कह दिया 50 लाख का 20% कैश, 80% शेयर, इसलिए हर एक को क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कैश मिलेगा, नॉट अलाउड। मान लीजिए सभी शेयर होल्डर तैयार हैं, तो पूरा 50 लाख किस में आना चाहिए, शेयर्स। आपने कहा 50 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस किया 13 रुपये, तो नंबर ऑफ़ शेयर क्या हुआ, पॉइंट में आए, तो पॉइंट वाला आप कैश दे सकते हो, बाकी तो शेयर के बदले में शेयर ही देने, कोई कैश वैश नहीं देना है। अगर आपने शेयर के बदले में कैश और शेयर दोनों दे दिए तो मर्जर नहीं क्या हो जाएगा, परचेज, ओके।
और लास्ट कंडीशन टाइम पास है, बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। अब कोई 50 लाख रुपया दे करके बिज़नेस बंद करने के लिए थोड़ी खरीदेगा, हाँ, बट एक अमालगमेशन इसके लिए भी होता है, सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। ये एक वेंडर कंपनी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली स्थिति, शेयर कैपिटल 100 लैक्स, पिनल अकाउंट 80 लैक्स, एसेट्स 20 लाख की। हाँ, अब ऐसे बिजनेस सबसे पहले कितने में बिकेगा भाई? पीसी क्या होगा आपके हिसाब से? एग्रीड वैल्यू ऑफ दिस, और मान लेते हैं 20 लाख, ठीक है। अब 20 लाख में भी पता चला रियल वैल्यू तो 2 लाख की है, तो आप कहें फिर 2 लाख, हाँ, मतलब और 2 लाख में भी ठीक है, वो है ना भाई फैक्ट्री का छपरे वपरे सब बेचेंगे, वो आएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब गिरवी रखा हुआ है। नेट एसेट्स की बात कर रहा हूँ। आपने कहा एसेट बिल्डिंग है ना, फिर फैक्ट्री है, छपरे हैं, तो फिर बिल्डिंग भी तो होगी। वो बैंक वाला इतने ज़्यादा पैसे मांगता है कि सब उसमें चला जाएगा। तो अब ये कंपनियाँ भी बिकती है, हो सकता है 15-20 लाख रुपया मिल जाए। रीज़न आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, वेंडर कंपनी के जो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज है वो परचेजिंग कंपनी सेट ऑफ कर सकती है। तो मान लीजिए ये बिज़नेस आपने 10 लाख में ख़रीद लिया, बिज़नेस आ गया, अब इस साल आपका ये 80 लाख का लॉस आपके प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, और मान लो 30% टैक्स स्लैब में है, तो 80 लाख का 30% 24 लाख का टैक्स बच जाएगा। 10 लाख रुपया दे करके 24 लाख का टैक्स बचता हो तो आप कहेंगे ख़रीद लेना चाहिए इसको 10 लाख में, 14 लाख का क्या होगा फ़ायदा। मतलब कचरे की भी वैल्यू होती है भाई, ऐसा नहीं है कि हमेशा फेंकने के पैसे ही लगेंगे, कभी कभी उसके भी पैसे मिल जाते हैं। तो अंडरस्टैंड क्या हुआ? मतलब ये घर वालों को बता सकते हो कि हमारी भी वैल्यू है, ठीक है। तो आप सुनो भाई, तो अब ये बिज़नेस अगर बिका, सुनिए, तो 5वां पॉइंट यहाँ काम का है, बिजनेस इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। आपने कहा अरे इसको तो बंद करने के लिए ख़रीदा है, पर हाँ, वर्ड यूज इज इंटेंशन होना चाहिए। आपने कहा खूब कोशिश कर रहे हैं, रोज़ दुकान खोल के बैठते हैं, ठीक है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। हम तो चला ही रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन। आप फटाफट रिकैप, पहला पॉइंट है सारी एसेट लाइबिलिटीज़ को लेना ज़रूरी है। सेकंड, वो एंट्री करते वक्त उनकी वैल्यू चेंज करना अलाउड नहीं है। तीसरा, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं एटलीस्ट 90% जिनके पास कैपिटल है उनको परचेजिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनाना है। कैसे? पीसी में उनको शेयर दे दो। और चौथी कंडीशन ने कह दिया उनको पेमेंट शेयर के बदले में सिर्फ शेयर, साथ में कैश नहीं चलेगा। सिर्फ फ्रैक्शन के लिए कोई 100-200 रुपया कैश देना पड़े वो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ पूरा का पूरा पेमेंट शेयर्स में। अब ऐसा क्यों? तो द टर्म यूज्ड इज मर्जर। हाँ, 5 में से कोई एक भी वॉयलेट हुई, आपने कहा एक काम करो प्लांट एंड मशीन रहने दो, परचेज हो जाएगा। आपने कहा बस मेरे को ज़मीन की वैल्यू एक्चुअल लिखने दो, बाकी सब मैं बुक वैल्यू लिख दूंगा, परचेज हो जाएगा। आपने कहा थोड़ा तो कैश देना ही पड़ेगा, इतने शेयर मैं नहीं दे सकता, परचेज हो जाएगा। 90% से ज़्यादा, मतलब सॉरी, वो 90% इक्विटी होल्डर्स जो हैं वो 89% ही तैयार हैं, 11% ने मना कर दिया, तो या तो 1% को मनाओ, नहीं मना पाए तो फिर वो परचेज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है? एक एग्जाम्पल से फटाफट समझिए। 2 प्रोपराइटर हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। हाँ, इसने बिजनेस में 100 लैक्स लगा रखा है, इसने 200 लैक्स लगा रखा है। दोनों सेम बिजनेस में, दोनों सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए 10%। आप दोनों कंपटीशन में डिसाइड किया लेट्स मर्ज द बिजनेस, लेट अमालगमेट द बिजनेस। इनका एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, और उस पार्टनरशिप फर्म में ए ने कहा मैं मेरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दूंगा, बी ने कहा मैं मेरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दूंगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन, इस फर्म में इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए?
1:1, क्योंकि होता है ना क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो तो 1:1। हाँ, कितने लोग 1:1? कितने लोग 1:2? 1 किसका? ए का। 2 किसका? बी का। मैं तो यही पूछ रहा था भाई, आप किसी ने हाथ खड़ा ही नहीं किया। 1:1। अच्छा, ये कह रहे हैं लॉ की बात है, अगर एग्रीमेंट नहीं लिखा हो तो 1:1। या आपके पास आए हैं कि भाई एग्रीमेंट करना है, आपसे पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए। अच्छा चलो, आप मिस्टर बी हो, 1:1 में तैयार हैं? भाई मैं ए, आप बी, अपन पार्टनरशिप में करेंगे आगे चल के। 1:1 में रेडी? क्यों? एग्रीमेंट नहीं लिखवा रहे हैं अपन। हाँ, 1:1 करते ही तो फिर बी कहेगा ठीक है, रहने दो भाई, मैं मेरे ठीक हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 होगा। रीज़न, ये 100 लैक्स ला रहा है, ये 200 लैक्स ला रहा है, तो अगर रेशियो बनाना ही है तो तैयार तो तभी होंगे जब 1:2 हो। वो अलग बात है, वो नेगोशिएट करके कुछ और क्या करते हैं, बट लॉजिकली अगर बिजनेस दोनों मिल के रन कर रहे हैं तो रेशियो भी उनका, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया वही रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, तभी लंबा चलेगा। अब आपने कहा ठीक है 1:2, ए ने कहा नहीं करेंगे तो 1:1, तो बताओ बी को मनाने के लिए क्या किया जाए? ए 100 और लेके आए, एक बी कम कर दे अपनी कैपिटल। तो बिजनेस में तो ये सब चाहिए, आप 300 की 300 चाहिएगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बिना बिजनेस नहीं चलेगा। तो देखिए, ए की कैपिटल 100 है, बी की 200 है, तो पहले से ही लगी हुई है ना भाई, कोई पैसा थोड़ी लाना है। अगर आप 1:1 करना चाहते हो तो ए शुड ब्रिंग 50 एंड ही शुड बी पेड 50। ए 50 लाख और लगाए और बी 50 लाख घर ले जाए, तो आप कहेंगे अब बराबर है, चलो 1:1 चलेगा। अब सुनना, अगर मैं इसको 1:2 ही रखता हूँ कि नहीं नहीं बस ये ठीक है, कुछ पैसा लाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ये बताइए, क्या ए ने अपना बिज़नेस बी को बेचा है, या क्या बी ने अपना बिज़नेस ए को बेचा है, या किसी ने ख़रीदा है? कुछ ख़रीदा बेचा नहीं, अलग अलग बिज़नेस मर्ज कर दिए, और इस तरह से किए हैं कि पहले जो उनकी ओनरशिप का हिस्सा था वो आज भी मेंटेन्ड है। पहले उसका ओनरशिप 100 था, इसका 200 था, अब 300 में 1/3 2/3 अगर करते हैं वापस से क्या है 100 200 वी से दोनों ने अपने बिजनेस को पूल कर दिया है, मर्ज कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, इस तरह से कि हम ये नहीं कह सकते किसी ने कुछ बेचा है किसी ने कुछ खरीदा है। और अगर मैं +50 -50 कर दूं तो किसने बेचा किसने खरीदा? अगर ए 50 लाख लाए और बी को 50 दे दें तो आप कहेंगे ए ने बी से थोड़ा सा बिजनेस क्या किया है, परचेज कर लिया है, पूरा नहीं पर थोड़ा तो किया ही है। तो आप कह सकते हो बी ने अपना बिजनेस थोड़ा सा बेचा है ए को, इसका मतलब यहाँ पे सेल परचेज इन्वॉल्व है। अब अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर का लॉजिक यही है, किसी ने बेचा नहीं किसी ने ख़रीदा नहीं, सिंपली दो अलग अलग बिजनेसेस को आपने मर्ज कर दिया और उस तरह से किया कि किसी की भी ओनरशिप डिस्टर्ब नहीं हुई। अगर आपने थोड़ी बहुत कुछ की है चेंज तो फिर वो मर्जर नहीं क्या हो जाएगा, परचेज। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। कंडीशन थी शोल्डर को सिर्फ शेयर्स देने हैं, कैश नहीं देना है, क्योंकि कैश अगर आप दे देते हो, इसको कहा तू 50 लाख ले जा, इस मतलब फ्यूचर में उसकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर वो परफेक्ट ब्लेंडिंग परफेक्ट पूलिंग मर्जर नहीं हुआ, टू सम एक्सटेंट सेल परचेज हो गया, वो अलाउड नहीं है। उससे पहले वाली कंडीशन थी शोल्डर्स एटलीस्ट कौन से वाले 90% वाले, तो वही है ना, यहाँ पे इसको पार्टनर तो बनाओ, ना इसको पार्टनर नहीं बनाएंगे कैश दे देंगे, तो समझिए हाँ हमने पार्टनर बना रहे हैं पर क्या करेंगे, एक शेयर पकड़ा देंगे बाकी कैश ले जा।
तो उसको पार्टनरशिप उस रेशियो में नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले पार्टनर बनाना ज़रूरी, और पूरा का पूरा पेमेंट जब आप शेयर में करोगे, कैश में नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसका ओनरशिप भी क्या रहेगा, मेंटेन। हाँ, यहाँ 90% का रेस्ट्रिक्शन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ तो मिस्टर ए अकेला ही था, वहाँ कंपनी में तो हज़ारों लोग हैं, कई जने मना कर देंगे, तो 100% ओनरशिप मेंटेन कर पाएँ वो ज़रूरी नहीं है। 10% तक की ओनरशिप क्या हो सकती है, चेंज। हाँ, पहले वाली 2 कंडीशन, सारी एसेट लाइबिलिटीज़ ले जानी ज़रूरी है। रीज़न, जब आप कह रहे हो दोनों बिजनेसेस को इस तरह से मर्ज करना है कि ये नहीं लगे कि कुछ बेचा है कुछ ख़रीदा है, इसका मतलब इसके बिज़नेस की सारी एसेट्स, इसकी सारी एसेट यहाँ एज इट इज़ आ जाए, तो अपने आप ना तो ए को फील होगा ना बी को फील होगा कि हमारी कुछ एसेट्स क्या हो गई, बिक गई। और जब ये मर्ज हो रही है, तो जब बिज़नेस किसी ने बेचा नहीं, ख़रीदा नहीं, तो वैल्यू क्यों चेंज करनी। आप एसेट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कब चेंज करते हो, जब देयर इज सेल परचेज इन्वॉल्व। ये मर्जर का लॉजिक ये है, कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, तो जो वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ कहाँ नहीं चाहिए, परचेजिंग कंपनी। क्यों कि उसके शोल्डर भी एज इट इज़ यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब सब कुछ क्या रखो वैसा ही, जैसे होता है ना, आप ईयर एंड में बैलेंस कैरिड डाउन करते हो, अगले साल ब्रॉट डाउन करते हो, कौन सी वैल्यू पे, सेम वैल्यू पे। यहाँ ये समझ लो ब्रॉट डाउन उसकी बुक्स में करना है, और सारे शोल्डर भी वहाँ जा रहे हैं, सबकी कैपिटल भी वहाँ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, सारी एसेट लाइबिलिटीज जा रही है, मतलब ऐसा ही फील होना चाहिए, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, नो सेल परचेज इज इन्वॉल्व। तो इसलिए मर्जर की ये 5 कंडीशन है, सबको लेके जाओ। एंट्री किस पे करोगे, बुक वैल्यू पे, और शेयर होल्डर को पेमेंट किस में करना है, शेयर्स के फॉर्म में, ताकि जो यहाँ का मालिक था वो नई कंपनी में वापस से क्या हो जाए, मालिक। किस रेशियो में, जितनी यहाँ पे पैसा था उसी रेशियो में। हाँ, पैसा हमेशा एग्रीड वैल्यू से कंसिडर होता है, बैलेंस शीट वैल्यू से नहीं। सपोज़ इसकी एक्चुअल वैल्यू 200 हो और इसकी भी 200 हो, तो अब क्या रेशियो 1:2 चलेगा क्या, अब 1:1। कारण बुक्स में भले ही 300 है, आज बेचोगे कितने आएंगे, 400। 400 को 1:1 बांटोगे, दोनों में कितने जाएंगे, 200 200, और इसको मिलने भी कितने चाहिए, 200। तो इसलिए पार्टनरशिप कराते वक्त तो एग्रीड वैल्यू ही काम आएगी, पर एंट्री मेरे को जो करनी है वो किस पे करनी है, बुक वैल्यू पे। वो एंट्री बुक वैल्यू पे क्यों करनी है, उसका यहाँ पे ऐसा क्या फ़ायदा होता है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक होमवर्क लिख लो, प्रैक्टिस असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लो और 3 भी लिख लो।